Good morning, students. Yesterday we have seen about the cotton boom. We have seen how the British Americans dried up and the Britishers how to look at India and they need the cotton from our place. Then we had seen about the quotation in Bengal Gazette in 1861 that tells us about the supply from the slave country, that is USA that time. Then we have seen how because of this the landlords started to show the compassion and support the we can say farmers or reals. Okay, so today we are going to see from page number 282 the experience of injustice. Okay, this is your next point. The refusal of money lender to extend loan engaged the youth. What influenced them was not simply that they got deep and deep into them, or that they were utterly dependent on the money lender for the survival, but that money lender were being intensive to their plights. The money lenders were violating the customary norms of the countryside. अगर हम देखें तो यहाँ पर किसान बहुत दुखित हो गए जब मनी लैंडर्स ने उनको पैसे देने से मना किया, तो किसानों को बहुत रोष और गुस्सा आया। कारण ये नहीं था कि वो गहराई तक मतलब उधारी में फंस चुके थे, जंजाल में फंस चुके थे, परंतु उन्हें इसलिए भी गुस्सा आया कि मनी लैंडर जो है ग्रामीण इलाके के जो तरीके हैं, तौर और तरीके, उसको भी क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, और उनकी जो सिस्टम्स है, उनकी जो भावना है, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर हम देखें तो मनी लैंडर्स ने क्या किया, कॉलोनी के पावरफुल फिगर को खुश करने के लिए ग्रामीण लोगों का शोषण किया था। साथ में उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने काफी हद तक अंग्रेजों तक ये बात पहुंचने नहीं दी थी कि क्या उन्होंने कितना पैसा जो है ग्रामीण लोगों से कमा लिया। अगर हम देखें तो a variety of custody norms regulated the relationship between the money lender and DO. एक जनरल जो नॉर्म्स था, एक जनरल जो तरीका था जिसको वो लोग पास चलाते थे, that the interest charge could not be more than the principal. वो ये था कि जितना मूलधन होता, प्रिंसिपल जितना हमने उधार लिया मूलधन है, उससे ज्यादा क्या नहीं लगाया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। परंतु मनी लैंडर इस चीज को भूल गया। उसने क्या करना शुरू किया, उसने उसको एडिफाइड करके क्या कर दिया, फेयर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट को डेवलप कर दिया, बढ़ा दिया कि पिछला भी तो तुम्हारा बकाया है, पिछला सूद यानी कि पिछला इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐड करा और उसको और बढ़ा दिया। इस तरीके से उसने बेहद ज्यादा पैसे की डिमांड करनी शुरू की, जिसके कारण हम देखते हैं कि डेक्कन एरिया में जो है विरोध हुआ था। और विरोध के बारे में अगर हम देखें तो जो कमीशन थी उसने पता लगाया, तो कमीशन को पता चला कि करीब करीब मनी लैंडर जो है 2000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में 100 रुपए के ऊपर 2000 रुपए का इंटरेस्ट खींच रहा था। ये बहुत दर्दनाक थी और इससे ये अन्यायपूर्ण जो था तरीका, इससे उभरने के लिए किसान के पास कोई और चारा नहीं था। The reals came to see the money lender. अब ऐसा कोई करेगा तो इंसान क्या सोचेगा, मनी लैंडर के बारे में वो सोचने लग गए थे किसान की ये बहुत धोखेबाज है, ये बहुत बुरा इंसान है। देन अगर हम देखें तो उन्होंने मनी लैंडर के बारे में कंप्लेन किया। ओके, कंप्लेन किया, ब्रिटिशर्स ने उसके लिए कानून लेके आए 1859 में। ब्रिटिशर्स ने एक कानून लेके आए जिसका कानून का नाम था लिमिटेशन लॉ। दैट वाज, ये सेटल किया गया कि भैया जब भी मनी लैंडर और जो रियायती किसान ये लोग लेन देन करेंगे पैसे का, तो कागज पर साइन करवाई जाएगी और ये वैलिड रहेगी 3 साल के लिए। 3 साल तक इस चीज को क्या करना है, वैलिड माना जाएगा। और उसको जो है जो किस तरह से मैनिपुलेट किया मनी लैंडर ने, वो हम देखेंगे। हम देखें तो ये जो कागज था ये ऑर्डर तो दिया गया और ये
कानून भी बना, परंतु कई बार ये जो है कानून को जो मनी लैंडर था वो किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा था, उसको बदल रहा था, वो हम देखेंगे। देन अगर हम देखें ये कानून जो है फोर्सिंग द रियर टू साइन अ न्यू बॉन्ड एवरी 3 ईयर। अब वो क्या करते थे, जब मनी लैंडर हर 3 साल में क्या करते थे, सालों से साइन करवाते थे। भाई तुमने कहा था ना कि ये चाहिए कानून, तो ये कानून है, अब तुम इसमें साइन करो। परंतु जब साइन करने की बात होती तो वो क्या करते थे, प्रिंसिपल के ऊपर कितना ब्याज चढ़ा और अगर वो और इंटरेस्ट ले रहा तो वो सबको जोड़ के फिर प्रिंसिपल में डाल दिया करते थे। इससे क्या हो गया था, बहुत ज्यादा, मतलब नेक्स्ट ईयर में फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी और इस तरीके से ये इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ती चली गई। ना सिर्फ ये किया उसने, परंतु उसने ये भी किया कि उसने जो अगर हम कहें तो बहुत सारे बदलाव कर दिए, छेड़छाड़ की उन कागजों के साथ बहुत सारे बदलाव किए। साथ ही उसने जो बॉन्ड फिगर थे कई बार जो किसानों को अवेलेबल ही नहीं करते, जब 1 साल 3 साल की बात हो गई, 3 साल के बाद वापिस से अगर वो बढ़ा रहे उसकी दर, तो वो उसको कागज नहीं देता था, यानी पुराना ही कागज चल रहा है या कागज है ही नहीं अब। तो इस तरीके की जब वो कागज नहीं देता और ऐसे जो हस्ताक्षर नहीं होते, तो वो क्या होता, वो एक इलीगल प्रोसेस में चल गया था। उसको क्या करता था, मनी लैंडर अपने तरीके से डील करता था। इन सब चीजों के कारण क्या हो गया था, जनता मतलब जो किसान थी वो बहुत उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, कानून तो बनाया, परंतु कानून एज इट इज फॉलो आउट नहीं कर रहा था। द डील्स एंड बॉन्ड्स अपीयर एज अ सिंबल ऑफ द न्यू ऑपोजिट सिस्टम। सही में ये जो कागज थे और ये जो डील्स थी, ये क्या होने लगी, विरोध का एक दस्तावेज बन गई, या विरोध को उभारने का एक कारण बन गई। अगर हम देखें तो ये डील्स जो है बहुत कम जो देखी जाती थी और अंग्रेज इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। वेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग एज वाज कॉमन इन द पास्ट, द टर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस वर बिलीव्ड हैड टू बी क्लियरली। देन अगर हम देखें तो जो ट्रांजैक्शन किया जाता था, जिसके जो वहां पर मुनीम या कोई भी होता था, वो उस चीज को वैसा ही प्रस्तुत नहीं करता या बोलता नहीं था। कई बार ये कैटेगरीज जो डील्स और बॉन्ड्स की थी, वो रेगुलेटेड जो लॉ होना चाहिए था उस लॉ को ओवररूल करती थी। इलीगल या जो आम किसान जो है उसको नहीं संभाल सकता, ऐसी परिस्थिति में चली जाती थी। समय के साथ किसानों की जिंदगी बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गई और इस बॉन्ड और डील ने तो उनके हाथ भी बांध दिए। उनके अंगूठे के इम्प्रेशन डॉक्यूमेंट्स को होने के कारण वो बिल्कुल बुरी तरह से फंस गए थे कि आखिर क्या करें। उनके साइन उसमें होते थे और साइन होने के कारण अंग्रेज सरकार भी जो है महाजन और उनकी बात पर ज्यादा ध्यान देती थी। सो इस डर और इस तकलीफ के कारण उनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि जिस कागज में, जिस बही में उनके अंगूठे हैं उन्हीं को जलाकर भस्म कर दिए जाए, ताकि वो बरसों से जिस उधारी में जो प्रूफ के अधीन पड़े हुए वो खत्म हो जाएगा। देन अगर देखें तो यही कारण था कि डेक्कन में सबसे ज्यादा जो इस चीज पे जोर दिया गया कि बही खाते खींचो और उसको आग लगा दो, और अगर नहीं माने तो इनके आदमी भी छीनो, नहीं माने तो इनके साथ दुर्व्यवहार करो, क्योंकि ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, ये हमारे साथ जो है भाईचारे का जो इतने वर्षों से साथ थे वो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, द डेक्कन रिवोल्ट कमीशन। इन सब चीजों को अंग्रेजों ने बाद में पढ़ा, समझा और पता चल गया था कि आखिर इनके पीछे क्या क्या मुद्दे थे। कई सारे, जैसे पहले लोन देना, पुचकारना और फिर धुतकार देना, और फिर धुतकारने के साथ ही सामाजिक तरीके से जो उनका सम्मान था या उनके साथ व्यवहार था वो बदल देना। साथ में जो लोकल कानून था कि प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा वो भी बदल देना। उसके बाद अंगूठा लगवा लेना और कागज को दबा देना, उस कागज के साथ छेड़छाड़ करना, या फिर नेक्स्ट 3 ईयर में उस पर क्या कर देना है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करना, मतलब जो इंटरेस्ट वो भी ऐड कर देना। अल्टीमेटली प्रिंसिपल जो है वो और बढ़ गया तो और इंटरेस्ट बढ़ गया। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स के कारण ये रिवोल्ट हुआ था। तो हम देखते हैं
कि कमीशन जो है वो क्या बोलती है, व्हेन द रिपोर्ट स्प्रेड इन द डेक्कन द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे was initially unwilling to see it anything seriously, but the government of India worried about the memories of 1857. The pressurized the government of Bombay to set up a commission of inquiry to investigate into the cause of the riot. Then the commission proceeded the report that was present in the British Parliament in 1878. अगर हम देखें तो ये जो महाराष्ट्र वाले इलाके में या हम कहेंगे डेक्कन वाले इलाके में क्या हुआ, इसका जो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने इतना ज्यादा इसका ध्यान नहीं किया, परंतु पूरे देश की जो गवर्नमेंट थी उस समय वही अंग्रेजी थे, तो उन्होंने बोला नहीं इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पता चले कि क्या हुआ है, अन्यथा फिर रेवेन्यू कलेक्शन और फिर जो है हमारे सिस्टम जो हम रूल कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो यही चीज है कि उसके बाद क्या किया गया, कमीशन बैठाई गई, इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और इसकी रिपोर्ट जो है 1878 में, काफी लंबा समय हो चुका था, वहां पर कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजी गई। दिस रिपोर्ट रेफर टू द डेक्कन रियोट रिपोर्ट प्रोवाइड द हिस्टोरियंस विद द रेंज ऑफ द सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ द रिपोर्ट। इसके साथ कई सारी जो रिपोर्ट में हुई घटनाक्रम को भी बता दिया गया। Then commission had the inquiries and districts were riot spread. जहाँ जहाँ रियोट हुई थी, रियोट लोगों ने यानी कि किसानों ने विरोध किया था, वहाँ सब उस सारे डिस्ट्रिक्ट्स का जो ब्यौरा लिया गया, उनसे पूछा गया, उनका रिकॉर्ड किया गया। देन साहूकार जो थे उनकी मतलब डेटा और उनके रेवेन्यू और उनके सिस्टम्स के बारे में देखा गया और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की ये रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट करके भेजी गई। अगर हम देखें तो ये सारी चीजों में हमें ये देखने में आता है कि किस प्रकार से कॉलोनिज्म और कंट्री साइड दोनों में काफी तकलीफ रही, टकाफा रहा। कॉलोनिज्म जब शहर के अंदर आया तो शहर के अंदर काफी सारे परिवर्तन हुए, शहर के ग्रामीण में कई काफी सारे परिवर्तन हुए। ग्रामीण लोग कभी भी कॉलोनिज्म को हैप्पी एंजॉयबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं कह सकते थे, क्योंकि बार बार उनके जो प्रॉब्लम थी वो जरूर ब्रिटिशर्स के साथ डायरेक्टली नहीं, कंट्रीमैन्स के साथ हुई थी, परंतु कंट्रीमैन्स के लिए जो लॉ थे वो लॉ परफेक्टली रेगुलेट नहीं किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है। हम आगे छुट्टियों के बाद रिबेल एंड द राज पढ़ेंगे, जो कि रिबेल ऑफ 1857 का है। इसे कई बार फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर के रूप में भी देखा जाता है या फर्स्ट इंडिपेंडेंट वी कैन से डिक्लेरेशन चाहने के रूप में भी कहा जा सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, आप प्लीज इसे रीड करें so that it will be easy to consume or understand about it. Okay, that's all for today. Have a nice day.